हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का जो राइज ऑफ नेशनलिज्म हम पढ़ रहे थे उसका आज लास्ट पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज एक जो चैप्टर है जो कि बहुत लंबा चैप्टर था आपके लिए, आज ये फाइनली चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज दो टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के, उसमें से फर्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या है? While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? मतलब अगर हमें किसी रूलर को बताना हो, किसी किंग को बताना हो, तो हम उसका पोर्ट्रेट बना सकते हैं, हम उसका स्टैचू बना सकते हैं, राइट? बट अगर हमें किसी नेशन का कुछ बताना हो तो हम नेशन को कैसे एक चेहरा देंगे? ठीक है। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. जो 18th and 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये एफर्ट किया, उन्होंने एक आइडिया ढूंढा कि कैसे हम नेशन को पर्सोनिफाई कर सकते हैं, हम नेशन को एक फेस दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। मतलब उन्होंने कंट्री को इस तरीके से डिपिक्ट किया जैसे वो कोई एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। तो उस टाइम से नेशन जो है वो फीमेल फिगर से वो पोर्ट्रे किया करते थे। फीमेल फिगर्स उन्होंने यूज की एक नेशन को फेस दिखाने के लिए। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of a nation a concrete form. जो भी फीमेल फॉर्म वो यूज करते थे उस नेशन को डिपिक्ट करने के लिए, फेस देने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर वुमेन को देख के वो इमेजिन करते थे या कोई रियल लाइफ में किसी वुमेन का वो बना देते थे फेस, बट वो एक सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट, एक वेग आइडिया देने के लिए कि ये नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। दैट इज फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगरी ऑफ द नेशन। फीमेल फिगर एक तरीके से एलेगरी बन चुकी थी। एलेगरी मीन्स एक सिंबल बन चुका था। मतलब किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करना है तो किसी हम फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जैसे कि ये राइट साइड पे आपको पिक्चर दे रखी है, postage stamps of 1850 with the figure of Marine representing the Republic of France. फ्रांस की जो इमेजरी थी, जो एलेगरी थी, यानी कि जो सिंबल था उस टाइम पे, वो ये सिंबल था, ये फीमेल फिगर थी और इनका नाम उन्होंने दिया था मरीन। वहां की जो पोस्टेज स्टैम्प्स थी, उन स्टैम्प्स के ऊपर देखिए ये इमेज बनी हुई थी। ठीक है। So you will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. French Revolution के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो एक तरीके से नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर यूज किया करते थे। और फीमेल फिगर किस तरीके के आइडियाज रिप्रेजेंट करती थी? लिबर्टी के, जस्टिस के, रिपब्लिक के। दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। ये जो आइडियल्स हैं इनके लिए भी कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज किया करते थे। एज यू वुड रिमेंबर, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर रेड कैप और ब्रोकन चेन। जैसे कि अगर उन्हें लिबर्टी दिखानी हो, मतलब आजादी उन्हें दिखानी हो, तो वो क्या सिंबल यूज करते थे? रेड कैप या फिर टूटी हुई चेन्स। और अगर उन्हें जस्टिस दिखानी हो तो वो क्या यूज करते थे? एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। वो जो जस्टिस का होता है ना कि वुमेन ने ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है और हाथ में ऐसे करके वो स्केल्स पकड़े हुए हैं, वेइंग स्केल्स, तो वो दिखाते थे। तो ऐसे सिंबल्स यूज किया करते थे। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. बहुत सारे आर्टिस्ट ने ऐसे ही फीमेल एलेगरीज इन्वेंट की ताकि वो नेशंस को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि इन फ्रांस, शी वाज क्रिश्चियन मरीन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। फ्रांस में अगर हम बात करें तो जो वहां की फीमेल एलेगरी थी, आपको नाम याद रखना है, उनकी फीमेल एलेगरी का नाम क्या था? मरीन। मरीन वहां का एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है जो जिससे वो रिप्रेजेंट करते थे कि जो नेशन है ये लोगों से बना हुआ है। ठीक है, पीपल्स नेशन। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और जो मरीन स्टैचू था, जो ये फीमेल एलेगरी थी, उसमें जो जो चीजें इन्वॉल्व की गई थी वो कहाँ से इंस्पायर्ड थी? लिबर्टी और रिपब्लिक के जो सिंबल्स थे उनसे। जैसे लिबर्टी और रिपब्लिक के सिंबल्स रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड, तो इनसे वो इंस्पायर्ड थी। ये सब रेड कैप, ट्राई कलर, तो हमें पता ही है कि 3 कलर्स का जो झंडा होता है उनको
एंड कॉकेड, कॉकेड का मतलब क्या होता है, जैसे रिबन्स की हम नॉट बना देते हैं तो उनको कॉकेड बोलते हैं, ठीक है। Statues of Marine were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marine images were marked on coins and stamps. अब फ्रांस में ये सब चल पड़ा था, वहां की फीमेल अलैग्री कौन बन चुकी थी, मरीन, जो कि पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था। उस मरीन स्टैचू के जो उस फीमेल अलैग्री थी, उसके जो सिंबल्स थे वो कहाँ से इंस्पायर्ड थे, लिबर्टी एंड रिपब्लिक से, जैसे कि रेड कैप यूज की गई थी, ट्राई कलर यूज किया गया था, एक कॉकेट जैसे हमने रिबन्स की नॉट बना देते हैं वो यूज किया गया था। सो स्टैचूज जो थे मरीन फिगर के वो जगह जगह फ्रांस में लगा दिए गए ताकि लोगों को ये रिमाइंड कर सके कि ये हमारा नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी है। एंड वही मरीन की जो इमेजेस हैं वो वहाँ के कॉइन्स पे, वहाँ के स्टैम्प्स पे भी छप चुकी थी। Similarly, Germania became the allegory of the German nation. ऐसे ही जैसे फ्रांस की फीमेल एलेगरी थी मरीन, ऐसे ही जर्मनी की फीमेल एलेगरी थी जर्मेनिया। In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves as the Germans oak stand for heroism. So जैसे ही ये साइड में जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये जर्मेनिया की इमेज है, ठीक है। अब इन्होंने देखिए सर पे क्राउन पहना हुआ है, ये क्राउन ओक के पत्तों का है। सो ये ओक लीव्स का क्राउन पहनते हैं बिकॉज जर्मनी में जो ये ओक ट्री होता है इट स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। सो ये फीमेल एलेगरी वहां की जर्मेनिया की बनाई गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए जर्मेनिया। द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर, एक कॉटन के कपड़े पे उन्होंने ये पेंट कर दिया था, एज इट वाज मेंट टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल्स वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेन्ड इन 1848। हमने पढ़ा था ना कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो वहां पे उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये जो बैनर है ये हैंग करना था। आपको मैं इमेज भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहाँ पे हमने पढ़ा था, आपकी बुक में इमेज होगी, लेट्स सी। ये देखिए, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की इमेज है, ठीक है, आपके बुक में। और ये देखिए, ये जर्मेनिया की बैनर यहाँ पे लगा रखा है जो उन्होंने पेंट किया था, ठीक है। ये आपकी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ये बैनर लगा रखा है, ओके। सो ये चीज जर्मेनिया का आपने याद रखना है बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। मरीन का क्वेश्चन आ जाता है कि मरीन कहाँ की फीमेल एलेगरी है, जर्मेनिया कहाँ की फीमेल एलेगरी है, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। सो इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, अब ये थोड़े से सिंबल्स आपको पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। जैसे अगर किसी एलिगरी में ब्रोकन चेन्स दिखा रखी हैं तो उसका सिग्निफिकेंस, मतलब उसका मतलब क्या है, बीइंग फ्रीड, मतलब वो रिस्ट्रिक्शन से फ्री दिखाना चाहते हैं, मतलब चेन्स जो जंजीरें हैं वो तोड़ दी गई हैं, तो दैट मीन्स ब्रोकन चेन। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, अगर ब्रेस्ट प्लेट जिसमें एक छाती पे एक प्लेट लगा रखी है जिसके ऊपर ईगल बन रखा है, ठीक है, तो दैट इज अ सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, एंड जर्मन एम्पायर के सिंबल मतलब वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। देन क्राउन ऑफ ओक लीव्स क्या शो करता है, हीरोइज्म, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे ये ब्रेस्ट प्लेट लगी हुई है, ये ब्रेस्ट प्लेट क्या है, यहाँ पे ईगल बन रखी है, इट स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, ओके। जो क्राउन ओक लीव्स का है दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। ऐसे ही स्वॉर्ड जो है उनके हाथों में, दैट इज रेडीनेस टू फाइट, की कभी भी लड़ने के लिए तैयार है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, दैट इज विलिंगनेस टू मेक द पीस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वॉर्ड दी हुई है, इनके हाथों में तलवार है, यानी कि वो कभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं अगर उनके देश पे कोई आंच आई। यहाँ पे साथ में ये लीव्स दे रखे हैं, ऑलिव ब्रांच के लीव्स दे रखे हैं। ये ऑलिव ब्रांच स्टैंड्स फॉर कि वो लड़ाई तो करने के लिए तैयार हैं, बट ये नहीं कि वो बेवजह लड़ाई करेंगे, वो शांति भी मेंटेन करना चाहते हैं। वो सिर्फ तभी लड़ाई के लिए तैयार हैं अगर आप उनके कंट्री पे नाजायज कोई हमला करते हैं। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, जो 3 कलर का ट्राई कलर जो फ्लैग है वो क्या है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। 1848 में जो लिबरल नेशनलिस्ट है उन्होंने ये फ्लैग बनाया था जर्मन स्टेट्स के लिए, जो कि बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट, जो कि बैन कर दिया गया था। रेज ऑफ राइजिंग सन, राइजिंग सन की रेज बना रखे हैं बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर कि एक नए एरा की, एक नए सदी की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे इमेज में भी देख लेते हैं, आपके पास ये ट्राई कलर का नीचे 3 कलर्स का फ्लैग दे रखा है, ब्लैक, रेड एंड येलो। सो ये फ्लैग भी इसीलिए दे रखा है, ये जो बैन कर दिया गया था जर्मन स्टेट्स ने, ये वहां के नेशनलिस्ट लोगों ने बनाया था ये फ्लैग, ठीक है। एंड
लास्ट जो चीज आपको यहाँ पे दे रखी है दैट इज रेज ऑफ राइजिंग सन। सो राइजिंग सन की रेज आप देख सकते हैं इस पूरे इमेज में, पीछे से सन जो है वो राइज हो रहा है, ये रेज है, येलो रेज, यानी कि एक नए एरा की शुरुआत हो रही है। ठीक है, सो इस तरीके से वो यूज क्या करते थे उस टाइम पे, फीमेल एलेगरीज बनाया करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब जर्मनी जो है वो हार गया था तो यहाँ पे वो दिखा रखा है द फॉलन जर्मेनिया। जर्मनी जब लड़ाई में हार गया था तो जर्मेनिया जो उनकी फीमेल एलेगरी थी तो वो कैसे दुखी है, वो गिरी हुई है क्योंकि वो हार चुकी है। ठीक है, सो ये वो एक आर्टिस्ट ने जस्ट एक इमोशन शो करने के लिए इमेज बना रखी है। ठीक है, देन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जर्मेनिया गार्डिंग द रेन। सो रेन जो है जर्मेनिया यहाँ पे दिखा रखे हैं। सो जो राइन है, राइन रिवर का नाम है, देखिए यहाँ पे आपको एक रिवर दिख रहा है इमेज में। सो ये रिवर जर्मनी की बाउंड्री के साथ लगता है। तो ये रिवर के पास ये जो जर्मेनिया फिगर है ये एज अ वॉरियर, फीमेल फिगर एज अ वॉरियर दिखा रखी है कि कोई भी अगर जर्मेनिया में एंटर, जर्मनी में एंटर होना चाहेगा तो बिना मतलब किसी नाजायज चीज के लिए एंटर होना चाहेगा तो ये जो जर्मेनिया है ये फीमेल फिगर एज अ वॉरियर दिखा रखी है कि वो लड़ेंगी, वो आने नहीं देंगी इस देश के लिए, कुछ भी बुरा नहीं होने दें। ठीक है, सो इस तरीके से ये फिगर दिखा रखी है। तो आर्टिस्ट उस टाइम पे नेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसी सी फिगर्स बनाया करते। ठीक है, सो इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। देखिए नेशनलिज्म मतलब हम एक देश को इकट्ठा देखते हैं, हम एक देश का पार्ट अपने आप को मानते हैं, हम उस देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, दैट फीलिंग दैट इज नेशनलिज्म। अगर मैं इंपेरियलिज्म की बात करूं, इंपेरियलिज्म का मतलब होता है जब कुछ अमीर लोग, कुछ अमीर कंट्रीज जो हैं वो उन कंट्रीज पे हमला करना चाहती हैं, उन कंट्रीज को अपने नीचे रखना चाहती हैं जो उनसे कम अमीर है, जो उनसे कम है पैसे में, पावर में कम है। तो दैट इज इंपेरियलिज्म, जब हम कब्जा करना चाहते हैं उन कंट्रीज को जो हमसे नीचे आती हैं बिकॉज दे आर नॉट एज रिच एज वी आर। ओके, सो ये टॉपिक का मतलब है। अब देखते हैं, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed with the limited ends। तो नेशनलिज्म जब 19th सेंचुरी के लास्ट हिस्से में पहुंची तो लोगों में नेशनलिज्म के लिए, वो अपने देश के लिए वो बात नहीं रह गई थी, वो सेंटिमेंट्स नहीं रह गए थे अब, बल्कि वो सेंटिमेंट्स बहुत ही नैरो हो चुके थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली intolerant of each other and ever ready to go to war। तो जब तक 19th सेंचुरी का एंड आया तो नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स थे वो इतने इनटॉलरेंट, इतने इम्पेशेंट हो चुके थे कि कुछ भी होता था तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे एंड वो लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of subject peoples in Europe to further their own imperialist aims। इसी नेशनलिस्ट ग्रुप में जो भेदभाव आ रहे थे, जो वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, इन्हीं की वजह से जो यूरोप की मेजर पावर्स थी उन्होंने फायदा उठाया और इन्हीं नेशनलिस्ट ग्रुप्स को यूज किया ताकि वो अपने इंपेरियलिस्ट जो गोल्स हैं वो पूरे कर सकें। मतलब जो वो उन कंट्रीज पे कब्जा पाना चाहते हैं जो उनसे पैसे में कम है तो वो कर पाए, इसका फायदा उन्होंने उठा लिया। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans। अब ये भी important topic है आपका Balkans। सबसे important जो tension हुई थी इसी वजह से क्योंकि nationalist लोगों में आपस में ही लड़ाई होनी शुरू हो गई थी जिसका फायदा यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स ने उठाया। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है Balkans। Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs। अब देखिए बल्कान्स क्या है, बेसिकली एक रीजन है, एक एरिया है जिनमें ये सारे की सारी जो जगहें हैं वो आती हैं और जो भी इस एरिया में लोग रहते थे वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, बट उनको कॉमनली क्या बोला जाता था, स्लैव्स, जो बल्कानियन रीजन में रहते थे। अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बल्कान का बहुत मेजर पोर्शन ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। The spread of the ideas of romantic nationalism in Balkans
Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. अब क्या हुआ, धीरे धीरे बल्कान रीजन में नेशनलिज्म बढ़ने लग गई, लोगों को हुआ कि नहीं हमें आज़ाद होना है, हमें ऑटोमन एम्पायर से बाहर जाना है, ठीक है। सो इसी टाइम पे जो ऑटोमन एम्पायर है वो भी टूटना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बहुत ही बढ़ना शुरू हो गया था। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success. इस पूरे दौरान जब लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया, लोग आज़ादी चाहते थे बल्कान रीजन के, ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होना चाहते थे, तो इस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें चेंजेस लेके आए, मॉडर्नाइजेशन लेके आए, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. धीरे धीरे करके उसके जो यूरोपियन एरियाज थे बल्कान रीजन में, वो धीरे धीरे करके उसके कंट्रोल से बाहर जाते रहे और वो धीरे धीरे करके आज़ाद होते रहे। The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers. Hence, the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence. So हुआ क्या कि बल्कान के रीजन्स जो हैं धीरे धीरे आज़ादी पाने लग गए, बट बल्कान के जो लोग थे वो इस क्लेम पे बेस्ड थे कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो भी गए हैं बट फिर भी धीरे धीरे फॉरेन पावर्स उन्हें रूल कर ही रही हैं। इसीलिए बल्कान में जो रिबेलियस नेशनलिटीज थी, मतलब जो बागी लोग थे, वो बार बार ये स्ट्रगल करने की सोचते थे और जो इनकी इंडिपेंडेंस खो चुकी थी वो उसको वापस लाना चाहते थे। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. अब क्या हुआ कि बल्कान के रीजन चाहे इंडिपेंडेंट हो गए थे, बट उन रीजन्स में आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई, वो एक दूसरे को टेक ओवर करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो स्लेविक नेशनलिटीज थी उनमें इतना ज़्यादा तनाव आ चुका था कि वो एक दूसरे के साथ पीसफुली नहीं रह सकते थे। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of others. वही जो मैंने बताया कि बल्कान की जो स्टेट्स थी जो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, वो एक दूसरे से जेलसी करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो चाहते थे कि एक दूसरे को वो ऑक्यूपाई कर ले। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. अब बड़ी बड़ी पावर्स जो थी यूरोप की, वो बल्कान रीजन को ऑक्यूपाई करना चाहती थी, उस पर कब्जा करना चाहती थी, तो धीरे धीरे करके ये मैटर बहुत ही ज़्यादा टेंस हो चुका था। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. अब इसी टाइम पे बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स में भी आपस में बहुत लड़ाई चल रही थी, ट्रेड के लिए, नेवी के इश्यूज के लिए या मिलिट्री के इश्यूज के लिए, हर चीज़ों के लिए लड़ाई चल रही थी। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बल्कान प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ये राइवलरीज भी, जिस तरीके से बल्कान की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही थी, जो स्टेट्स हैं आपस में एक दूसरे पे कब्जा डालना चाहती थी, एंड यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स जो है वो बल्कान को ऑक्यूपाई करना चाहती थी, तो धीरे धीरे सब चीज़ें बहुत वर्स होती गई। ईच पावर, जो कि रशिया, हंगरी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, was keen on countering the hold of other powers over the Balkan. तो ये जो बड़ी पावर्स है ना, ये रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब धीरे धीरे बल्कान पे कंट्रोल करना चाहती थी एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया. This led to a series of war in the region and finally the First World War. इसी वजह से धीरे पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी बल्कान की स्टेट्स में और इन बड़ी पावर्स में, फिर धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक इमेज है। इस इमेज में आपको मैप दे रखा है पूरे वर्ल्ड का। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस साइड्स में बन रखी हैं, अलग अलग कल्चर्स को डिनोट किया गया है। यहाँ पे एक ग्लोब लेके पूरा उस पर वर्ल्ड लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे एक मैप है जो कि ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट करने के लिए ये वहाँ के लोगों ने मैप बना रखा है। एट द टॉप एंजल्स वर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम। अगर हम टॉप की बात करें, देखिए ये एंजल्स बना रखी हैं, ये एंजल्स एक फ्रीडम का बैनर लेके खड़ी हैं। इन द फोरग्राउंड ब्रिटानिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन, इज ट्रियम्फली सिटिंग ओवर द ग्लोब। अगर
फ्रंट में बात करें तो ये ब्रिटानिया, ब्रिटानिया जैसे मैंने बताया कि जर्मनी की फीमेल एलेगरी जो है वो जर्मेनिया थी, फ्रांस की फीमेल एलेगरी मरीन थी, ऐसे ही ब्रिटिश नेशन की फीमेल एलेगरी ब्रिटानिया थी। तो यहाँ पे वो देख रखे हैं कि उस टाइम पे, जिस टाइम का 19th सेंचुरी का एरा दिखा रखा है, यहाँ पे जो ब्रिटिश नेशन है वही एक तरीके से सबसे पावरफुल है, बाकी सब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये ब्रिटानिया जो है इसी का कंट्रोल पूरे के पूरे ग्लोब पे है, वर्ल्ड पे है। द कॉलोनीज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू द इमेज ऑफ टाइगर, एलिफेंट, फॉरेस्ट, प्रिमिटिव पीपल। अब इसी टाइम पे जो ब्रिटिश लोग थे, देखिए हम पे भी रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर की भी बहुत सारी चीजें दिखा रखी हैं, जैसे टाइगर्स दिखा रखे हैं, एलिफेंट्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे पिछड़े हुए लोग, आदिवासी, ये भी दिखा रखे हैं। द डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड इज शोन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश नेशनल प्राइड। जो यहाँ पे बेसिकली इस मैप में दिखा रखा है कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश नेशन था, वो कितना प्राउड फील कर रहा है कि उसका जो कब्जा है वो पूरे वर्ल्ड के मेन जगहों पे है, हर जगह उसका कहीं ना कहीं रूल है। तो ये एक आर्टिस्ट ने एक मैप बना रखा है ताकि वो जो ब्रिटेन है उसकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर सके। ठीक है, next, nationalism aligned with imperialism led Europe to a disaster in 1914. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. अब यही जो nationalism है, साथ में इसके साथ imperialism मिलके, मतलब जो हम जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं उन देशों को जो हमसे कम है पैसे में, तो इस वजह से जो यूरोप है उसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी 1914 तक। और इसी बीच जो यूरोपियन पावर्स हैं उनकी वजह से यूरोपियन पावर्स ने, मतलब जो कंट्रोल कर रखा है जिन देशों पे, अब वो देश भी भागी होना शुरू हो गए हैं, अब वो देश भी अपोज कर रहे हैं इस इंपीरियलिज्म को। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड वर इंस्पायर्ड बाय a sense of collective national unity forged in confrontation with the imperialism। अब जो भी वहाँ पे एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चल रही थी, मतलब ये जो राज जबरदस्ती बनाया जा रहा है उसके अगेंस्ट मूवमेंट चलनी शुरू हो गई। लोग धीरे धीरे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू हो गए, क्योंकि अब लोगों में नेशनल यूनिटी की भावना आ गई कि अगर ब्रिटेन ही सबको कंट्रोल करता रहेगा, अगर ये बड़ी बड़ी पावर्स कंट्रोल करती रहेंगी तो हम हमेशा दब के रह जाएंगे। तो सब इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते थे। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। तो जो यूरोप का जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो किसी भी देश ने रेप्लिकेट नहीं किया है, बल्कि सब अपने अपने ही स्पेसिफिक वे में जो नेशनलिज्म है वो डिफाइन कर रहे थे। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो इतनी उथल पुथल हमने देखा कि इस चैप्टर में हुई है, उस टाइम पे वर्ल्ड में हुई है 18 से 19 सेंचुरी के एंड तक। तो इन सभी जो इतनी लड़ाइयाँ हुई, लोग एक दूसरे को टेक ओवर करना चाहते थे, इससे अच्छी बात क्या हुई? बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वी केम टू नो कि इससे अच्छी बात ये हुई है कि लोगों में वो जो नेशन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है वो लोगों में आ चुका था। वो लोग समझ चुके थे कि नेशन स्टेट होना कितना ज़रूरी है, एक जैसे लोग एक देश में होने कितने ज़रूरी हैं, हर देश को इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक जो आइडिया है ये नेचुरल एंड यूनिवर्सल बन चुका था जब तक ये सब लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, सो दिस वॉज योर चैप्टर। इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। लेंदी चैप्टर है, सो इसीलिए इतना टाइम लग गया इस चैप्टर को कवर करने के लिए। सो जितने भी इसके लेक्चर्स हैं प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़िए और हर चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, एक स्टोरी की तरह पढ़िए। तो एक बार लास्ट जो हमने आज किया है इसका समरी देख लेते हैं हम। सो समरीज, हमने टॉपिक किया था विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। इन द 18-19 सेंचुरी आर्टिस्ट थॉट ऑफ समथिंग न्यू टू रिप्रेजेंट नेशन। हमने देखा कि आर्टिस्ट ने सोचा कि एक नेशन को फेस देने के लिए कुछ करते हैं, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मतलब गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू अ नॉन ह्यूमन थिंग। अब नेशन का तो कोई शक्ल नहीं होती है ना, तो उसको एक ह्यूमन थिंग बनाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा।
They selected female figure as a symbol to represent nation, also known as the female allegory. उन्होंने क्या सोचा कि किसी देश को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम फीमेल फिगर को यूज करते हैं, जिसको उन्होंने नाम बोला फीमेल एलेगरी। जो भी फीमेल एलेगरी थी वो किस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड थी? लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रांस। जैसे कि फ्रांस की एलेगरी का नाम था मरीन, ऐसे जर्मनी की एलेगरी का नाम था जर्मेनियन। ठीक है। लास्ट टॉपिक वाज नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, जिसमें सबसे बड़ा चीज थी बल्कान रीजन। बल्कान में ये सारे के सारे रीजन आते हैं। ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान, अगर आपको बुक में जो इतने रीजन्स दे रखे हैं वो नहीं याद होते हैं तो आप ये याद कर लीजिए, ये भी इनफ है। ग्रीस, अल्बानिया, मैकेडोनिया, बल्गेरिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया एंड बोस्निया, ये इतने भी याद होते हैं आपको तो भी ठीक है। ठीक है। A large part of Balkan was under the Ottoman Empire, हमने पढ़ा ज्यादातर वहां पे रूल ऑटोमन एम्पायर का था, बट धीरे धीरे दे गॉट जेलस ऑफ ईच अदर। जितनी भी स्टेट्स थी वो एक दूसरे से जेलस हो गई। दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट होना था, एंड स्लोली दीज कंट्रीज गॉट सेपरेटेड एंड बिकेम इंडिपेंडेंट। धीरे धीरे ये कंट्रीज सेपरेट हो गई और इंडिपेंडेंट हो गई। जब ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई तो यूरोप की बड़ी पावर्स जैसे कि रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब बल्कान रीजन पे कंट्रोल पाना चाहते थे। दे वांटेड टू टेक ओवर इट थ्रू इंपेरियलिज्म, कि इंपेरियलिज्म करना चाहते थे, मतलब जबरन कंट्रोल पाना चाहते थे, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा था और बल्कान रीजन में जो कंट्रीज थी उनके पास इतना नहीं था। ठीक है। सो इंपेरियलिज्म का मतलब भी यहाँ पे दिया हुआ, मींस एक्सटेंडिंग पावर विद द यूज ऑफ मिलिट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। जबरन जब आप पावर का यूज करके, पैसे का यूज करके कहीं पे राज जमाना चाहते हैं, दैट इज इंपेरियलिज्म। यही जब ये बड़ी बड़ी पावर्स बल्कान रीजन पे कंट्रोल पाना चाहती थी, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई जिसको आज हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से। ठीक है। दैट टाइम मेनी कंट्रीज वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स, बहुत सारी कंट्रीज को यूरोपियन पावर्स ने अपने नीचे दबा लिया था। उन कंट्रीज में से हम भी एक आते हैं जब वो हम पे रूल किया करते थे। पीपल स्टार्टेड अपोजिंग इंपेरियलिज्म, लोगों ने इंपेरियलिज्म को अपोज करना शुरू कर दिया। 19th सेंचुरी में एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स शुरू हो गई। नेशनलिज्म का आइडिया इसी वजह से धीरे धीरे स्प्रेड हो गया और सब लोग एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। ये आइडिया यूनिवर्सल एंड नेचुरल हो गया। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।